अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह तारिक सईद साहब के साथ मैं आप लोग की गुफ्तगू आप सबको दिखाऊंगा, तो आज वो हमारे साथ यहाँ पे ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम तारिक सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वकार अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू सो मच सर कि आपने अपना बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला अपने फॉलोअर्स के लिए। तो सही है। तारिक सर, बातें तो हमारी ऑफ दी कैमरा बहुत हुई, तो अभी हम्म, अफ्तारी का टाइम भी करीब है, तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो हम्म। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताएं ना कि आप जो है ये शुरुआत आपकी मतलब इस फील्ड में मतलब किस तरह आप आए, मतलब कैसे इंटरेस्ट हुआ? क्रिकेट का शौक था या बस कमेंट्री करने का शौक था, तजिया करने का? ये कैसे मतलब आपने स्टार्ट किया इस पे? क्रिकेट का तो शौक था। क्रिकेट तो हम खेलते थे बचपन से ही। और बस वो फिर क्रिकेट खेलते खेलते ही फिर इस फील्ड की तरफ आ गए, क्योंकि क्रिकेट जो है अचानक एक दिन क्रिकेट को खैर बात कहना पड़ा। मुझे चोट लग गई थी, तो फिर उसके बाद मैं फिर जर्नलिज्म की तरफ आ गया और हाँ, ये स्पोर्ट्स मैंने, जर्नलिज्म। जी जी, ये मैंने पढ़ा था। मैंने ये आपसे अगला क्वेश्चन मेरा यही था, मैंने पढ़ा था कि आप जब क्रिकेट एक दिन खेल रहे थे तो आपके सर पे बॉल लगी थी, तो वो चोट लगी जी थी जी, जिसकी वजह से फिर आपने वो छोड़ दी क्रिकेट। सही, बिल्कुल बिल्कुल। सही सही। और अच्छा वहां से फिर अच्छा, सही सही। तारिक भाई, ये जो आपकी मतलब माशाल्लाह इतनी सलीस उर्दू है, तो ये मतलब इसके पीछे क्या आपने मतलब कोई खास आपने इसके लिए कोई क्लासेस ली थी या बस ये नेचुरली है ऐसे? नहीं, बस ये नेचुरली तो आप शायद नहीं कह सकते उस तरह से, क्योंकि मैं बचपन में ये था कि शायद आपका जो गिरदोपेश है ये उसका असर था। शुरू में वो मैं जिन के पास अरबी पढ़े थे, तो वो बहुत अच्छा सही पढ़ाते थे आपको अरबी के। हमारे जो अरबी टीचर थे बचपन में आपके, तो उसके बाद फिर वो स्कूल में भी अच्छे आपको टीचर्स मिल गए, कॉलेज में भी आपको बड़े टॉप के उर्दू के टीचर्स मिल गए, फिर बाद में रेडियो अखबार। तो वो इन्वायरमेंट ऐसी रही लकीली मेरे लिए, तो मुझे जी अच्छे जी। लोग मिलते चले गए। हाँ, ओके सर। तो सर आपने स्टार्ट रेडियो पे लिया था या डायरेक्ट टीवी पे ही आए थे आप? नहीं, मैं जो है सबसे पहले मैं गया था रेडियो पे, लेकिन वो उस जमाने में रेडियो में बहुत मुश्किल होती थी एंट्री जी जो जी। है कमेंट्री पैनल में। वो बड़ा लिमिटेड सा होता था। और आपको पता है, साल के बाद जो आपके शहर में जो 102 मैचेस होते थे, पर वही वही एक अपॉर्चुनिटी होती थी। तो वो ऑलरेडी जो एक पैनल जो तय था, साला साल से चला आ रहा था, फिर उसमें जगह बनाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो पहली बार मैं गया था रेडियो मिड 90s के दिन थे। लेकिन सही। फिर मुझे इंतजार करना पड़ा। बाद में मैं अखबार की जी तरफ जी गया, सर, अखबार में आपके कॉलम रिपोर्टिंग वगैरह करना हम शुरू कर पढ़ते दी। हैं, क्रिक इन्फो में भी आपके कॉलम छपे थे। तो जी जी, तो फिर सर अभी अब आ अखबार जाते हैं में सर जो, रेडियो। जी जी सर, जो ये हमारी अभी ये करंट सीरीज चल रही है ये अफगानिस्तान के साथ, जो इसमें हमारे प्लेइंग 11 में मतलब ये हमारे हमने बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को मौका दिया, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इतने ज्यादा एक ही वक्त में इन सबको मौका देना सही था या साथ कोई सीनियर होना चाहिए था? क्योंकि रिजल्ट अभी हम 2 मैचेस हार चुके हैं, आज फाइनल है। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ये जो चेंज हुई, एक्सपेरिमेंटेशन हुई, ये आपको किस तनाजुर में आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली आपको जो है ना, समटाइम कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपको कुछ थोड़ी बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, गोल बड़ा मकसद आपने रखा हुआ हो। बिल्कुल। तो कोई मुजायका नहीं है। टीमें अभी इंग्लैंड की टीम जो है वो जी जी सर। सही। अगर आपने गई थी बांग्लादेश, और वो हार गई। हालांकि वो आलमी चैंपियन है वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में भी और 50 ओवर की क्रिकेट में भी। तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे, ये बहुत अरसे से ये सब कुछ खेलते हुए आ रहे थे। वहाँ बाबर आजम हूँ या मोहम्मद रिजवान हूँ या शाहीन अफरीदी, तो ऑफ लेट वो अनफिट भी रहे। तो कोई मुजायका नहीं था इन खिलाड़ियों को आजमाने का, क्योंकि ये सिर्फ PSL की कारकर्दगी पे नहीं आए, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इन सब ने कारकर्दगी दिखाई हुई है। हाँ, ये एक अलग बात हुई कि वहाँ शारजा में जाकर जो पिचेस थी या हालात को उस तरीके से इन्होंने रीड नहीं किया। और शायद
वहाँ थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है रन बनाने के लिए, तो थोड़ा सा और संभल के खेल सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस नतीजे से हमें कोई इतना बददिल होने की जरूरत नहीं है, दुनिया यहाँ खत्म नहीं हो जाती। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने नए प्लेयर्स को आजमाया है और ये अच्छा है, आपने उनको डीप एंड पे बर वक्त आपने फेंका है, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो अभी एक साल है, तो उससे पहले पाकिस्तान को पता चल जाएगा कि आपने किन को साथ लेकर चलना है। और टैलेंट है इन लड़कों में, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो कोई कोई बुराई नहीं, सारी टीमें जो आजकल तजुर्बात करती हैं, और T20 ये बेहतरीन जगह होती है, मेरा ख्याल सही है है कि सर। बेहतरीन फॉर्मेट है राइट। वो करने का। राइट सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो अभी PSL गुजरा है, तो आप इसमें से अपने टॉप 3 यंगस्टर जो आपको अच्छे लगे, वो जरा हमें आप बता दीजिए काइंडली। देखिए, एक तो जो एहसानुल्लाह, इसमें तो कोई शुबा नहीं। हाँ, माफ कीजिएगा। तो दूसरा जो है एहसानुल्लाह के अलावा साइम अयूब जो है, वो T20 क्रिकेट में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ओपनिंग उन्हीं को ही करनी चाहिए, और इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और फिर इन दोनों के अलावा आप तीसरा जो है वो मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेले। जी जी सर। एक बार फिर मोहम्मद उन्होंने हारिस ने शो किया। बहुत मुतासिर किया। सही। जी हाँ। और सर तो बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है माशाल्लाह, वो तो आपने उसमें इम्प्रूवमेंट देखी होगी इस PSL में। तो आपने कैसे उनको पाया, जो उनकी बैटिंग जो है, स्ट्राइक रेट भी 146 रहा है इस PSL में। पर्टिकुलरली उन्होंने बैटिंग पावर प्ले में खुद को बहुत इंप्रूव किया, 155 उनकी स्ट्राइक रेट थी। तो बाबर आजम के इस जो चेंजिंग इनका जो माशाल्लाह पैटर्न है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बाबर आजम जो है वो T20 में वो नो डाउट उनका स्ट्राइक रेट जो है वो दिन ब दिन बेहतर हुआ है, और वो होता जाएगा। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की टीम जो है किस आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बताएं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के बारे में, जो आप उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो ये मतलब पॉजिटिव साइंस है ना पाकिस्तानी टीम के लिए? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाबर आजम जो है वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि जितने रन उन्होंने बनाए हैं, हर साल के बाद अगले साल वो ज्यादा रन बनाने चले जाते हैं। तो ये आपको, हालांकि इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं इन पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है कंसिस्टेंसी का, तो बिल्कुल अगले सर। साल आमतौर पे इनका जो स्ट्राइक रेट है वो कम हो जाता है पहले सालों के मुकाबले में। जी लेकिन बिल्कुल। इनका बढ़ा है बाबर आजम का, तो माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट ये आ बहुत रही ही है। जी अच्छा सर। साइन है। जी सर। और सर, ये आने वाले जो एशिया कप 2023 है वनडे का, और वनडे वर्ल्ड कप जो आ रहा है, इसमें आप पाकिस्तानी टीम के चांसेस आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान जो है एशिया कप भी क्योंकि 50 ओवर का है, तो ये एक अच्छी तैयारी का भी मौका होगा। पाकिस्तान की जो वनडे टीम जो है वो उसका, क्योंकि पाकिस्तान की जो वनडे टीम है ना, इसमें मेरा ख्याल है हमें दो इश्यूज अभी ऑफ लेट थे। एक तो बॉलिंग का था कि हमारे पास ज़्यादा T20 के बॉलर्स हैं, और वो 10 ओवर्स में उनकी जो अ, आप कह सकते हैं कि उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो उतनी नहीं रहती थी जितनी कि 4 ओवर्स के स्पेल में वो नज़र आते हैं। तो दूसरा था पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। तो मेरा ख्याल है अच्छा एशिया कप, और उससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इसमें भी पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो चेक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेहतर करेगा इस वर्ल्ड कप में। और उसकी वजह ये है कि भारत में तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बिल्कुल बहुत सर। अच्छा है, वहाँ के विकेटें जो हैं वनडे का जो पाकिस्तान को रिकॉर्ड है जी पाकिस्तान करती हैं पाकिस्तान के बैट्समैनों को। और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो वहाँ पर रिवर्स करते हुए नजर आएंगे। तो अगर फिट रहते हैं ये खिलाड़ी, शादाब खान फिट होते हैं, और उससे पहले बड़ा इन्हिसार होगा एहसान उल्लाह जो हैं, वो उनकी फिटनेस पे भी, क्योंकि पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में उनसे बड़ी उम्मीदें हो जाएंगी एहसान उल्लाह ओवर का टूर्नामेंट का। तो मेरा ख्याल है एहसान उल्लाह के आने से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि शादाब खान भी पूरे फिट होंगे उस मौके पर, क्योंकि जब शादाब फिट होते हैं तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगती है।
जी सही, आईसीसी बिल्कुल इवेंट। सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमाद वसीम ने इस पीएसएल में बहुत शानदार कमबैक किया है, और इसके साथ मोहम्मद आमिर भी आखिरी कुछ लीग टूर्नामेंट्स और उसमें बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इन दोनों की जो फॉर्म में वापसी है, मोहम्मद आमिर की हम देख रहे हैं कि स्पीड और स्विंग दोनों वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्पीड भी 140 प्लस कर रहे हैं, स्विंग भी आ रही है। और इमाद वसीम जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो नंबर 6 की पोजीशन है उस पे इमाद वसीम, मतलब जिस तरह हमने 2011 में हफीज, अजमल और शाहिद अफरीदी का कॉम्बिनेशन खिलाया था, तो इस वर्ल्ड कप में अगर इमाद किसी तरह फॉर्म चलती रही बैटिंग, तो हम देख सकते हैं कि नवाज, शादाब और इमाद को हम एक ही प्लेइंग 11 में देख सके और मोहम्मद आमिर को भी हम प्लेइंग 11 में देख सकें। देखिए अगर तो अगेन मैं वही बात करूंगा कि अगर तो ये फिट रहते हैं, क्योंकि जो इमाद वसीम है इनके भी फिटनेस के इश्यूज रहते हैं, और इमाद जो हैं अगर तो फिट रहते हैं तो जाहिर है कि उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है। जब वो पाकिस्तान के लिए इससे पहले 50 ओवर पे क्रिकेट खेले हैं, तो क्यों नहीं वो खेल सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली शायद तीनों को तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इन तीनों में शादाब के साथ इन दोनों में से नवाज और इमाद में से एक ही खेल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो दारोमदार है वो बड़ी हद तक फास्ट बॉलिंग पे होगा। पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर्स के साथ कम से कम मैदान में उतरना पड़ेगा। तो इन इन तीन में से दो जो हैं, शादाब के साथ मोहम्मद नवाज या इमाद वसीम। दरअसल इमाद और ये नवाज के दरमियानी टाई होगी, और कल भी देखा हमने दोनों एक साथ खेले तो मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जी जो कल का दूसरा T20 मैच था बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ। तो अच्छा है, कंपटीशन है प्लेसेस के लिए। तो ये अच्छा लग रहा है इसको देखते हुए। ओपनर्स कई एक साथ आ रहे हैं। अब फास्ट बॉलर्स में भी मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे पेसर्स हैं, मासिवा शाहीन शाह अफरीदी के, जो बाकी हैं वो भी अपने कंधे के ऊपर देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पीछे खिलाड़ी हैं इस तरह के। तो ये अच्छा है कंपटीशन। तो यही मैं कह रहा हूँ ना सर, कि अभी वर्ल्ड कप में हमें एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए होंगे, और मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड आपको पता है कि आईसीसी इवेंट में कितना अच्छा है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो अभी आपको लग रहा है कि उनकी क्या कोई कमबैक का चांस बन सकता है? क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर है ना, जैसे अभी आपने खुद का शाहीन के अलावा बाकी उतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो मोहम्मद आमिर की वापसी को आप देखते हैं कि वापस आ सकते हैं, और शाहीन के साथ उनका ओपनिंग अटैक बड़ा जबरदस्त होगा अगर हो जाए दोनों। नहीं, देखिए आने में तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन क्या मोहम्मद आमिर जो हैं वो, उनकी इतनी मैच फिटनेस होगी कि वो 50 ओवर आपको फील्डिंग भी करना होती है 10 ओवर्स बिल्कुल। करने के अलावा। और उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है इतनी ज्यादा, वो सिर्फ T20 के होकर रह गए। तो आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, जो 50 ओवर का टूर्नामेंट, या जो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो उनको खेले हुए मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि उन्होंने अपना फर्स्ट क्लास आखिरी मैच कब खेला। तो ये T20 में तो आप 10 ओवर, आप 4 ओवर गुजार लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जैसा इवेंट, उसके अलग प्रेशर्स, वो आपको जो फिटनेस चाहिए होती है। और उससे पहले कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट है भी नहीं, या तो ये काउंटी क्रिकेट खेलें जाके, वही एक इनके लिए बचती है वर्ल्ड कप से पहले। और ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं जाकर, तो वो वहाँ जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं वहाँ पर अगर ये कुछ कर जाते हैं तो शायद, मुझे नहीं पता कि सेलेक्टर्स इस वक्त उनको किन नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन बाजार से पहले T20 लीग्स हैं, और सेलेक्टर्स के लिए T20 लीग की बिना पर किसी को तो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में तो जगह देना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन फिर ये अगेन आमिर के विल पे भी डिपेंड करता है कि वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। तो सही। देखिए। सर, ये तो हो गई करंट क्रिकेट टीम और इससे रिलेटेड बातें। अब आ जाते हैं थोड़ा हमारे गोल्डन जो पीरियड था, लेट 90s और वो वाला। सर, आपसे मेरा उस हवाले से पहला क्वेश्चन ये है ना कि ये क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत टाइम से है। मुझे कई लोगों से मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए कि 2003 का जो वर्ल्ड कप था, 2003 का, उसमें जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फिर जो इंडिया के खिलाफ मैच था, दोनों मैच में सकलैन मुश्ताक को नहीं खिलाया गया था। तो आपको कुछ पता है या कोई है कि क्यों नहीं खिलाया गया था, क्या वजह हो सकती थी? क्योंकि वो हमारे मेन स्पिनर थे और उन दोनों मैचेस में, क्रूशल मैचेस में वो नहीं खेले थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और एक और मैच शायद खेले थे, लेकिन इन दो मैचेस में नहीं खेले थे वो। नहीं, उस वक्त ये था कि सकलैन जो थे, इनके घुटनों का इशू हो चुका हुआ था
सकलैन मुश्ताक थे। जी। और पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था अपनी फास्ट बॉलिंग पर, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त वसीम अकरम जो है, उनके अलावा वकार यूनुस से, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जब से पिछले 1-2 बरस से, जब से उन्होंने नई गेंद करना शुरू की थी वकार यूनुस ने। तो उन्होंने इतनी विकेटें ली थी कि कोई करीब करीब ही नहीं था उनके। तो सिंगल हैंडेडली वो मैच जितवा रहे थे। फिर शुएब अख्तर थे, और हालांकि मोहम्मद शमी जो थे उनको पाकिस्तान ने बेंच किया हुआ था उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि वहाँ जो चौथे पाकिस्तान के पेसर थे वो अब्दुल रजाक थे। तो इससे पाकिस्तान का बड़ा इनिसार जो था उस वर्ल्ड कप में वो पेस पे था। तो साउथ अफ्रीका में वैसे भी एक ही स्पिनर की गुंजाइश निकल रही थी, तो वो शाहिद अफरीदी के नाम पूरा निकल रहा था। तो यकीनी तौर पर सकलैन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि उनको ऑटोमेटिक वो तो चॉइस से। और उस वर्ल्ड कप में मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने या वकार यूनुस ने जो गलती की कि वो नई गेंद पर इतनी ज्यादा विकेटें लेते हुए आ रहे थे पिछले 2 साल से, लेकिन अचानक वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने नई गेंद करना तर्क कर दी और नई गेंद जो है वो शुएब अख्तर को दे दी। तो मेरा ख्याल है अगर वसीम अकरम के साथ वकार यूनुस उस वर्ल्ड कप में नई गेंद करते तो पाकिस्तान को और फायदा हो सकता था, क्योंकि शुएब अख्तर तो बाद में भी उतनी तेज बॉलिंग कर सकते थे। सही। तो एक वो एक ऐसा, मेरा ख्याल है एक ऐसी गलती थी, क्योंकि उस वक्त वकार यूनुस ने सेक्रीफाइस किया था, वो कैप्टन थे। उनको ये ख्याल था, उन्होंने टीम को आगे रखा कि शायद शुएब अख्तर जो हैं उनको नई गेंद कराने से और ज्यादा टीम को फायदा हो जाए। लेकिन जब वो खुद वो सेमी न्यू बॉल पे या बाद में बॉलिंग करने वकार आते थे, तो वो उस वक्त इतने इफेक्टिव पुरानी गेंद के साथ नहीं रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वकार अगर खुद वसीम अकरम के साथ पेयर करते न्यू बॉल पे तो पाकिस्तान टीम और मुख्तलिफ लगती। सही। सर, आपकी रेडियो पे जो सबसे मशहूर पार्टनरशिप रही ना, वो थी मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ। तो उनके साथ अपनी शराकतदारी पे आप जरा कुछ बताएं, क्योंकि वो जिस तरह पुरानी तारीखें निकाल के देते थे और आप तशबीहात देते थे, तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता था, बहुत मजा आता था। नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं, मिर्ज़ा साहब तो वो तो हमारे सीनियर हैं। और उन्होंने तो रेडियो के हमने किए टूर्स। एक बार हम इंडिया गए थे, इंडिया के टूर पे थे। फिर हमने वेस्ट इंडीज सीरीज की थी। काफी कमेंट्रीज हमने की मिलकर। बिल्कुल। 2007 का वर्ल्ड कप भी किया था। और 2007 में जो पहला वर्ल्ड T20 था, और उसके बाद 2009 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था T20 का, तो उस वक्त भी हम एक साथ थे। तो काफी उनके साथ काम किया, अच्छा लगा। तो वो अच्छा वक्त था रेडियो का। और यकीनी तौर पर उनके साथ हम रहे, बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। सर, ये लाहौर कलंदर्स वालों की तरफ से ये स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल स्पेशली किया कि सर से आप पूछे कि आप लाहौर कलंदर्स को क्यों, मतलब इतना, वो जब कमेंट्री आप कर दे तो उनको थोड़ा उनको डांटते हैं, वो क्यों लाहौर का ये क्या वजह है सर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं, मगर ये आपको पता है, लाहौर का बेसिकली जो एक क्योंकि लाहौर शहर ऐसा है, यहाँ यहाँ जो लोग क्रिकेट खेले हुए हैं या जो क्रिकेट की लाहौर की जबान समझते हैं, तो इसमें ये वो छोटी छोटी ये चलती हैं चीजें। ये जो लाहौर में, लाहौर की क्रिकेट में मैचेस में ये छोटे छोटे चुटकुले, और ये वो यहाँ के खेल का खासा है सही। लाहौर की जो है। तो वो बस उसी एतबार से ही वो एक वो कभी कभार होता है, लेकिन कोई उसमें खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा मकसद तो नहीं होता किसी को की कोई ऐसी को बुरी तस्वीर पेश करना। लाहौर भी हमारी उतनी ही हमारे लिए अजीज टीम है जितनी कि हमारे लिए कराची है या पेशावर है, या हमारी सभी अपनी टीमें हैं। जी बिल्कुल। मुल्तान सर, है। यो फैसल बैंक T20 में आपने कमेंट्री की, बड़ा आपने देखा उसको करीब से। तो जब आप वो टूर्नामेंट देखते हैं और सियालकोट स्टालियन की टीम और कराची डॉल्फिन्स, पेशावर पैंथर, रावलपिंडी रैम्स, फैसलाबाद वोल्व्स, वो जमाना जब आप देखते हैं और फिर PSL देखते हैं, तो आप जब उन दोनों का अपन कंपैरिजन करते हैं, मतलब PSL ज्यादा कमर्शलाइज है वो हम समझते हैं,
लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी, क्या समझते हैं आपके, मतलब दोनों में से कौन सी लीग ज्यादा बेहतर थी? वो टाइम अच्छा था, वो प्लेयर्स क्रिकेट, या आजकल की जो पीएसएल हो रही है? पीएसएल इसमें तो कोई शुबा नहीं, पीएसएल की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो तो दुनिया में मानी जाती है। और ये तो दुनिया की जो टॉप टू लीग्स हैं उनमें आती है। वो एक अलग दौर था जो फैसल बैंक का कंपटीशन था। और मेरा ख्याल है कि उसका बड़ा किरदार है पाकिस्तान को में क्रिकेट को उस जमाने में क्रिकेट को जिंदा रखने में, और क्रिकेट की जो दिलचस्पी थी उसको अलाइव रखने में। क्योंकि एक तो क्रिकेट बहुत कम हो गई थी, पाकिस्तान में टीमों ने आना बंद कर दिया था उस जमाने में। और 9/11 के बाद जब वर्ल्ड स्टार यहाँ पर नहीं आ रहे थे, तो ये जो पाकिस्तानी स्टार से इन्होंने लोगों को यहाँ पे इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट दी। वो बहुत ही उम्दा एंटरटेनमेंट थी, उसकी अच्छी कवरेज होती थी, और अच्छी प्रोडक्शन थी। और फिर सियालकोट स्टैलियंस ने उन्होंने एक अपना एक कलर दिखाया था। उनकी जितनी फॉलोइंग थी, मुझे अब भी अब एहसास होता है, उस वक्त शायद इतना नहीं होता था कि कितनी फॉलोइंग थी उस टीम की। अ, इमरान नज़ीर खेलते थे, और शाहिद अफरीदी जो हैं अभी वो बड़े जोबन पर थे। शाहिद अफरीदी, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक थे, और तो मिसबा उल हक थे, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग थी मिसबा उल हक की। और फिर जो इन इन खिलाड़ियों के इनके जो फॉलोअर्स होते थे उनका एक अलग मैच चल रहा होता था। तो बिल्कुल। जाहिर है वो एक अच्छा अच्छा दौर था। अब जब वापस मुड़कर देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें एहसानमंद रहना चाहिए उस फैसल बैंक T20 का भी, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में मकबूलियत को गिरने नहीं दिया। जिस तरह से यहाँ क्रिकेट चली गई थी और पाकिस्तान के मैदानों को उसने सूना रहने नहीं दिया। सही। सर, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने बहुत करीब से देखा है ना, आप बहुत फॉलो करते हैं क्रिकेट को। तो जो रिसेंट आपने ये जो नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ, 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ, तो उसमें से बहुत से प्लेयर्स तो पीएसएल खेल रहे हैं ना, लेकिन क्या आपकी नजर में एक दो या तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनको यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला और आप समझते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, उनमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का? नहीं है, बिल्कुल है। आसिफ महमूद हैं जो सिंध के लिए खेल रहे थे, ऑलराउंडर हैं हैदराबाद के। और मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि उनका नाम किसी टीम में नहीं आया था। जो कि एक बहुत ही उभरते हुए ऑलराउंडर हैं। और इस तरह के खिलाड़ी को जब आप रखते हैं तो हमेशा वो वैल्यू ऐड करता है। बहुत अच्छे फील्डर हैं, आपको बैटिंग में वो मिडिल ऑर्डर में काम दे सकते हैं, और बिल्कुल 3 in 1 है। काफी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको इस पीएसएल में होना चाहिए था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे उनकी जगह बन जाएगी। और वो डेफिनेटली अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा महरान मुमताज हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं रावलपिंडी के। वो खेल सकते थे किसी भी टीम में। बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, नौजवान हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है। मेरा ख्याल है कि वो मुस्तकबिल में हमें हम उनके बारे में ज़्यादा सुनते हुए नजर आएंगे। तो हैं खिलाड़ी डेफिनेटली। बिस्मिल्लाह खान थे, मेरा ख्याल है उनको खेलना चाहिए था। वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे। पाकिस्तान कप में बलूचिस्तान ने उनको आखिरी मौके पर बुलाया था, और वो अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे। तो डेफिनेटली खिलाड़ी हैं, टैलेंट है पाकिस्तान में, इसमें कोई शुबा राइट सर। बस आखिरी, अभी आखिरी दो क्वेश्चन है सर। पहला ये कि रेडियो और टीवी दोनों में आपके तो अपने फेवरेट एक एक यादगार मैच बताएं। रेडियो पे आपने जिस मैच पे कमेंट्री की हो, या वो यादगार लम्हा किसी खिलाड़ी ने कुछ किया हो, या पाकिस्तान कोई ऐसा मैच जीता हो, रेडियो पे भी एक बताएं और एक टीवी पे जिस पे आपने कमेंट्री की हो, पीएसएल के अलावा। है। रेडियो पे तो बहुत हैं ऐसे लम्हात जिनमें मैं वो नहीं भूल सकूंगा। एक तो जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था 2009 का वर्ल्ड T20, जब पाकिस्तान टीम पहली बार चैंपियन बनी थी और शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहे थे, तो वो एक ऐसा लम्हा था, मैं ऑनर था। तो उसको हम नहीं भूल सकते, विनिंग जब पाकिस्तान ने रन्स बनाए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर। और उससे पहले पाकिस्तान ने बेंगलोर में टेस्ट मैच जीता था भारत के खिलाफ। तो उस वक्त मैं ऑनर था, बिल्कुल आखिरी लम्हात थे, और पाकिस्तान को वो सीरीज बचाने के लिए वो टेस्ट मैच जीतना जरूरी था। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे शहरियार साहब।
तो मैं वो एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था, मतलब ऐसी याद थी जो शायद हमेशा वो एक असासा बन के साथ रहेगी हमारे। तो रेडियो पे तो बहुत सी ऐसे लम्हात हैं। और टीवी पे मैं समझता हूँ कि वो जब मैंने पहली दफा टीवी पे कमेंट्री की थी, वो वही मेरे लिए वो सबसे मैं मुझे लगता है कि अ, वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकूंगा, कौन सा क्योंकि मैच था वो वो एक सर? यहाँ बिल्कुल एक अलग की दुनिया थी। वो विल्स कप का मैच था यहाँ पे, वो एक जो वनडे टूर्नामेंट हुआ करता था, तो हाँ उसका बिल्कुल। सेमीफाइनल। जी तो जी। मैं उस पर करने के लिए गया था, तो अ, वो मरहूम तस्लीम आरिफ मेरे साथ थे। जी तो वो टीवी की तो बिल्कुल अलग दुनिया थी, टीवी पे कमेंट्री करना। रेडियो से हम तो रेडियो से आए थे, तो रेडियो की निस्बत टीवी बहुत मुश्किल मीडियम है सही। कमेंट्री करने के लिए। मैं तो बैठा था तो ऐसे मुझे लगता था मैं कहीं और ही किसी ने ऐसे आपको, जैसे बहुत ही गहरे पानी में आपको किसी ने धक्का दे दिया हो। जी तो सर। लेकिन जाहिर है अच्छे प्रोड्यूसर से उनके साथ काम किया, और अच्छे डायरेक्टर्स, और जिनसे बहुत सीखने को हमें मिला। तो सर पीएसएल में आपका कोई यादगार, पीएसएल में कमेंट्री बॉक्स में कोई यादगार लम्हा इन 4 5 6 सालों में जो आपने कमेंट्री की है पीएसएल में, आपका कोई इस तरह वाकया हुआ हो जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो? पीएसएल का अभी वैसे मेरा पीएसएल का कोई इतना लंबा करियर है नहीं। मैं तो पीएसएल से पिछले ही कुछ सीजन से मैंने करना शुरू किया है। और पीएसएल में भी समटाइम होती हैं दिलचस्पियां, आपकी आपके जो साथी कमेंटेटर्स होते हैं उनके साथ नोक झोंक, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो होती है। लेकिन उसमें पीएसएल में आपको दरअसल ऐसी नौबत जो है अभी फिलहाल कम आती है, क्योंकि एक तो हमारा सिर्फ 5 ओवर का ही चंक होता है, और दूसरा जो है पीएसएल में आपकी ना और बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, स्पॉन्सर्स की ऑब्लिगेशंस हैं। और आप हर दूसरी गेम के बाद आपको स्पॉन्सर्स की एक्टिविटी एक्टिवेशन आ जाती है। हाँ जी। और आप कह सकते हैं कि पीएसएल में शायद अ, आते हैं ऐसे लम्हात समटाइम जब आप किसी शॉट से महजूज होते हैं, मसलन रिजवान या बाबर आजम बैटिंग कर रहे हों, आपके में जो अच्छे टॉप प्लेयर होते हैं, या अभी जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे थे, एहसान बॉलिंग कर रहे थे, तो इन पे कमेंट्री करके एहसान उल्लाह पे वो बहुत हम महसूस हुए थे। एक 150 का एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो एक अलग ही होता है। मैं वकार राइट यूनुस के सर। साथ था सही। पिछले पीएसएल में वकार यूनुस के साथ था मैं कराची में। तो बहुत मजा आया था जब मोहम्मद हारिस और शहीन अफरीदी ने बॉलिंग की थी वहाँ पे जी बिल्कुल। कराची के लिए। तो वकार के साथ उस वक्त फास्ट बॉलर्स पे बात करते हुए वो बहुत ही, आप समझते हैं, बड़ी इंजॉयबल स्टिंट। माशाल्लाह सर, एक ट्रिकी क्वेश्चन है आखिरी, बस फिर इंटरव्यू खत्म करते हैं। आपको मैं 3 ऑप्शन दूंगा, 3 पीएसएल की प्रेजेंटर, तो आपने बताना है, इनको रैंक करना है 1 2 3 में। नंबर 1 जैनब अब्बास, एरल हॉलैंड, और तीसरी सना मीर। इन तीनों को आप रैंक करें 1 2 3 में। नहीं देखिए, जो है ये इतना वैसे मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन सना तो जो है वो तो एंकर करती भी नहीं। सना तो सिर्फ जो मैच के बाद प्रेजेंटेशन होती है उसमें वो आती है। बेसिकली एंकर्स तो इसमें एरन और जैनब ही हैं। तो इसमें नो डाउट जैनब जो है, जैनब ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो टॉप एंकर हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ किसी भी एंकर की बात आएगी पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उसमें जैनब ही सफ़े अव्वल में आपको नजर आएंगी, और वही टॉप पे हैं जैनब जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस बिजी स्केजुअल में रमजान में आपने हमें टाइम दिया। और इंशाल्लाह ये जो है आपके जो फैंस है, हम आपके बहुत ज्यादा वो चाह रहे थे कि मतलब एक कैंडिड इंटरव्यू हो, और ये आपका यूनिक इंटरव्यू है। ना कोई बड़ा चैनल है, ना कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट आपके सामने बैठे हैं, एक स्टूडेंट है जो क्रिकेट का शहदाई है। तो इंशाल्लाह ये, इंशाल्लाह मैं इसको शेयर करूंगा ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, आपके साथ भी फिर मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम के लिए। और इंशाल्लाह आगे भी आपसे वक्तन फवक्तन हम मुख्तलिफ
मौजुआत पे आपके साथ हल्की फुल्की इसी तरह डिस्कशन किया करेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर तारिक सईद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह